हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनमानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की आपकी क्लास है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की, जिसमें हमारी बुक चल रही है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फर्स्ट बुक है एंड ये आपकी बच्चा कंप्लीट होने वाली है। 2-3 दिन की आपकी ये वाली यूनिट रह गई है, थर्ड जो हमारी चल रही है, और इसके बाद में एक यूनिट है, फोर्थ यूनिट। एंड देन आपकी ये वाली जो फर्स्ट बुक है कंप्लीट हो जाएगी। आप मान के चल सकते हो कि 20 तारीख तक, 20 मार्च तक आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट होने की टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए कि दी सेकेंड बुक भी स्टार्ट कर दो एक साथ। ना तो इधर से मैं इतनी वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ, ना ही आप उधर से इतना सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो आपका चल रहा है उसको अच्छे से कवर कीजिए, साथ के साथ अपनी तैयारी करते चलिए, ताकि आपको बाद में सिर्फ रिवीजन का टाइम लगे, आपको कुछ भी लर्न करना ना पड़े। तो जितना कराया जा रहा है उसको अच्छे से करिए। चैप्टर हमारा जो यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट 3 इन एडेड क्लासेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें हमने लास्ट टर्म पे टॉपिक पढ़ा था कॉम्पटन इफेक्ट। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? कॉम्पटन इफेक्ट। उसके बाद में हमने पढ़ी थी थ्योरी कॉम्पटन इफेक्ट की। एंड आज हम पढ़ेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, ये सब बातें। और बात करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आने की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसका पूरा का पूरा आ जाता है कि व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, आल्सो गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड डिस्क्राइब इट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। 2 पार्ट इसके मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे एक तो क्या, एक तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड एक इसकी इंपॉर्टेंस, किसकी इंपॉर्टेंस आखिर है क्या क्या, ठीक। तो एक बार पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या था हमारा। कि अगर हम कॉम्पटन के अकॉर्डिंग बात करें, 1921 में उन्होंने क्या कहा था कि सपोज दैट कोई भी एक सब्सटेंस है, क्या है, कोई भी एक सब्सटेंस है, जब इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम में कैसी होती है, हाई एनर्जी की, इसको हम एक्स रेज या गामा रेज भी मान सकते हैं। तो जब ये सब्सटेंस से टकराएगी तो टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएगी। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो ये वाली जो स्कैटर हो रही है, इस रे की जो वेवलेंथ होगी वो इंसिडेंट रे की वेवलेंथ के सिमिलर होगी, और जो अदर रे है, जो सेकंड रे है, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, स्लाइटली लार्जर होगी। किससे? जो इंसिडेंट रे की वेवलेंथ है उससे। तो वेवलेंथ में जो ये डिफरेंस पाया गया, इसको ही क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। एंड ये जो इफेक्ट है इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद में इन्होंने ही 1922 में क्या बताया था, उसके बाद में 1922 में इन्होंने क्या कहा था, इस चीज को किससे एक्सप्लेन किया था, फोटोन और रेस्ट इलेक्ट्रॉन के उससे इन्होंने क्या किया था। अगर हम बात करें 1922 में क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि मान लिया कोई भी यहाँ पे क्या है, एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, और जब यहाँ से जो लाइट है वो किस फॉर्म में होती है बच्चा, ऊर्जा के जो पैकेट्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। तो जब ये फोटोन की फॉर्म में आएगी, आकर के क्या कराएगी, इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराएगी। तो टकराने के बाद में क्या होगा, एक तो आपका जो फोटोन आ रहा है वो स्कैटर होगा, तो ये तो स्कैटर्ड फोटोन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जब ये फोटोन इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या होता है भाई, फोटोन क्या होते हैं, एनर्जी की फॉर्म में तो होते हैं। तो जब ये इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। जब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो क्या करेगा, ये v वेलोसिटी से मूव करेगा। अभी तो रेस्ट में है, लेकिन जब इससे फोटोन टकराएगा तो ये क्या करेगा, v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ये उन्होंने बताया था क्वांटम थ्योरी के बेस पे, ठीक है। तो ये तो हो गई पिछले लेक्चर्स की बातें जो आपको मैंने रिकॉल करा दिया। आई होप आपको थोड़ा सा माइंड में आ गया होगा कि क्या था कॉम्पटन इफेक्ट। जिन्होंने नहीं देखा है एक बार देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। इसके बाद में आज बात करते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या था, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे किया था। तो देखो एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, इन्होंने कहा था कि मान ले यहाँ से क्या जा रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जा रही है, क्या जा रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और ये कैसी है, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी की है। इनको हम क्या मान सकते हैं, एक्स रेज भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया एक्स रेज है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है हाई एनर्जी की, जिसको हम एक्स रेज भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगी, हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कार्बन ब्लॉक रखा हुआ है। ये क्या है, कार्बन
ब्लॉक, जिसको बोल देंगे जी सी। दी कार्बन ब्लॉक ही क्यों लिया, आपको पता है बच्चे, जो कार्बन होता है वो क्या होता है, जो एनर्जी उसके ऊपर पड़ती है, जो भी रेडिएशन पड़ता है उसको स्कैटर करने का बहुत ही अच्छा इसको स्कैटर माना जाता है। तो इसीलिए क्या लेंगे यहाँ पे, कार्बन लेंगे। क्यों, आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी पढ़ा, उसमें भी क्या था हमारा, कार्बन सबसे अच्छे क्या होते हैं ये, किसी भी एनर्जी को, मतलब सपोज कोई भी रेडिएशन पड़ रहा है तो उसको क्या कर लेते हैं अपने अंदर, अवशोषित कर लेते हैं, तो अवक्षेपित कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो भी यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम से जो भी एक्सरेज इसके ऊपर पड़ेंगी, जो भी यहाँ पे पड़ेंगी, तो जब भी इस कार्बन ब्लॉक से टकराएंगी तो टकराने के बाद में ये क्या है, बहुत ही अच्छा स्कैटर है। तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले जो भी एक्सरेज होंगे उनको क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा अलग अलग डायरेक्शंस में। क्या कर देगा, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर कर देगा। तो यहाँ से तो ये तो वही वाली हमारी क्या आ रही है, इंसिडेंट रेडिएशन वाली डायरेक्शन आ रही है, इसको हम इंसिडेंट डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। और रेज क्या गई, ऊपर की तरफ को निकल गई, नीचे की तरफ को फैल गई, वो तो चारों तरफ इस कार्बन ब्लॉक से टकराने के बाद में। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस रे की जो हमारी इंसिडेंट डायरेक्शन है, सपोज दैट हमने मान लिया कि ये कौन सी हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि इस एक्स एक्सिस के बीच में और जो ये हमारी रे स्कैटर हुई इसके बीच में एंगल बनेगा, मान ले कितना, थीटा एंगल बन रहा है। तो इसको किसके थ्रू मापते हैं, ये जो एंगल बना थीटा है कितने डिग्री का है, क्या नहीं है, इसके बारे में मापते हैं ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से, जो कि कहाँ लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था। क्या था कि जब भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कि बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी की है, जिनको हम एक्सरेज बोल देते हैं, जब ये एक कार्बन ब्लॉक सी से टकराएंगी तो टकराने के बाद में क्या होगा, ये अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएगी। जब ये अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर होगी तो जो एक्स एक्सिस होगी वो और स्कैटरिंग रे के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, सपोजेट वो क्या है, थीटा है। तो ये जो थीटा एंगल बना, इसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का। किसका यूज करते हैं, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और ये सेटअप भी क्या कहलाया था, इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कहलाया था। और फिर 4 इसमें क्या है, ग्राफ्स है, जिनके अकॉर्डिंग क्या किया था, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। ये किसके लिए है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए। फिर इसका 4 स्टेप्स में ग्राफ के थ्रू एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया हुआ था, एंड देन उसके बाद में ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसकी इंपॉर्टेंस लिखाऊंगी आपको, उसके बाद में इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट और इसका वेरिफिकेशन देखेंगे। तो देखिएगा इसके बाद में इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट क्या है कि इट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि ये क्या प्रोवाइड करता है, क्या दर्शाता है, द एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होता है उसके बारे में ये बताता है कि ये कैसा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड है, दिस वेरीफाइज द प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, यानी कि जो प्लांक की क्वांटम अवधारणा है ये उसको भी वेरीफाई करता है। थर्ड है, दिस प्रोवाइड्स एन इंसिडेंट वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, और ये किस रिलेशन के बीच में वेरिफिकेशन को शो करता है, आपने ये वाला रिलेशन आपको कराया था मास वाला, m is equals to m0 upon under root 1 minus v square upon c square and E is equals to mc square, जो आइंस्टीन ने दी थी मास एनर्जी रिलेशन, वो और एक ये वाला मास का रिलेशन। तो ये इन दोनों को वेरीफाई करता है। क्यों वेरीफाई करता है, क्योंकि जब मैंने आपको कॉम्पटन इफेक्ट की थ्योरी लिखाई थी उसमें क्या था, कंप्लीट डेरिवेशन था, तो उस डेरिवेशन में इन टर्म्स का यूज हुआ था, नहीं हुआ था। तो वही लाइन लिखी हुई है कि बिकॉज दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन कॉम्पटन इफेक्ट। क्यों करता है वो इन रिलेशंस का वेरिफिकेशन, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट में इन रिलेशंस का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंस है कॉम्पटन इफेक्ट के, एक बार पहले इतना नोट करिए, फिर इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पहले इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो मैंने आपको समझाया था सेम वही लिखा है, कुछ अलग से नहीं है। कि लेट अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई एनर्जी एक्स-रेज, कहाँ है ये रहा, मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट एक्स-रेज, ठीक है। हमने मान लिया कि मोनोक्रोमेटिक बीम है किसका, हाई एनर्जी का, जिसको हमने नाम दे दिया कि ये क्या मान लिया हमने, एक्स-रेज है। इज अलाउड टू फॉल ऑन अ कार्बन ब्लॉक सी, हमने क्या मान लिया कि किस पे पड़ रहा है, कार्बन ब्लॉक, एक लाइट कर लिया क्या, सी नेम इसको दे दिया। क्यों लिया कार्बन, बिकॉज कार्बन एक्ट एज अ गुड स्कैटरर, यानी कि कार्बन क्या करता है, एक अच्छे स्कैटरर की तरह कार्य करता है।
द कार्बन ब्लॉक सी स्कैटर्ड द एक्स रेज इन वेरियस डायरेक्शंस। ये क्या करेगा, जो कार्बन ब्लॉक होगा, जो भी इस पे रे पड़ रही है, जो भी एक्सरेज पड़ रही है, उनको क्या कर देगा, अलग अलग डायरेक्शंस में इसको स्कैटर कर लेगा। ठीक है, मान लीजिए इसने इसको क्या कर लिया, इधर की साइड इसको स्कैटर कर दिया, फैला दिया। सो द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज scattered through different angle theta were measured with Bragg spectrometer। यानी कि ये जो एक्स रेज कार्बन ब्लॉक पे पड़ी, इससे टकराने के बाद में किसी भी डायरेक्शन में क्या चली गई, स्कैटर हो गई। तो एक्स एक्सिस के बीच में और स्कैटर्ड एक्स रेज के बीच में जो एंगल बना उसको क्या मान लिया, थीटा एंगल मान लिया। और इसको मेजर किससे करेंगे, इसको मेजर करेंगे ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से, जो कि यहाँ पे लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या था, इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, जिसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, कॉम्पटन इफेक्ट का पता चलता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे वही वाली बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, ये स्कैटर, यानी कि कार्बन ले ले, कार्बन ब्लॉक, इसको सब्सटेंस कहते हो, कुछ भी कह दो। इस पे जब मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम आई तो इससे टकरा के क्या होगा, स्कैटर हो गई। स्कैटर हो गई तो स्कैटर और जो एक्स एक्सिस है उसके बीच में क्या बना, एंगल। उस एंगल को मेजर करते हैं ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से। और जो यहाँ पे जो ये स्कैटर्ड एक्स रे होगी, इसकी जो इंटेंसिटी होगी और जो वेवलेंथ होगी, उनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। और जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। और ये इफेक्ट क्या कहलाता है, कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो पहले क्या नोट करो, उसके बाद में इसका वेरिफिकेशन नोट पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद में इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखिएगा। फर्स्ट, इसमें 3 पॉइंट्स है टोटल मिला करके। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट शोज दैट, यानी कि क्या दर्शाता है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए These are distinct intensity peak। ये क्या देते हैं, डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग इंटेंसिटी पीक देते हैं। पीक मतलब आप कह सकते हो ऊंचाई एक टाइप से, और इंटेंसिटी होती है तीव्रता। ठीक है, वन ऑफ विच इज द सेम एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन लैम्डा, जिसमें से कि एक तो क्या होगी, सेम होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, एंड अदर हैज हायर वैल्यू लैम्डा डैश, और दूसरी की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। सो द पीक एट लैम्डा डैश इज कॉल्ड द मॉडिफाइड रेडिएशन या मॉडिफाइड पीक। यानी कि जो टर्म है लैम्डा डैश, इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रेडिएशन या मॉडिफाइड पीक। मतलब क्या है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई किसी भी सब्सटेंस से क्या करेगी, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम टकराएगी तो क्या करेगी, उसको स्कैटर करेगी। सीधी सी बात है, जब सब्सटेंस से टकराएगी तो स्कैटर हो जाएगी अलग अलग डायरेक्शंस में। तो जो दो रेज होंगे, इनमें से एक की वेवलेंथ तो क्या होगी, सिमिलर होगी इंसिडेंट रे की, उसको तो किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, लैम्डा से। और जो अदर होगी, जो कि क्या होगी, स्लाइटली लार्जर होगी, बड़ी होगी, किससे, इंसिडेंट रे की वेवलेंथ से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसको मॉडिफाइड रेडिएशन या मॉडिफाइड पीक भी बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसमें, इट इज ऑल्सो ऑब्वियस दैट, यानी कि ये बात भी बिल्कुल सही है क्या, कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यानी कि देखो हमेशा क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमें ज्यादा वेवलेंथ मिली और एक रेडिएशन है उसी वेवलेंथ की, तो ज्यादा मतलब क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि डिफरेंस कितने का आया। तो कैसे पता करोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले सब्सट्रैक्ट करोगे। बड़ी क्या है हमारी, लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश में से जब माइनस करेंगे लैम्डा को, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी लैम्डा के, यानी कि कितना डिफरेंस आया वो। तो दिस इट इज ऑल्सो ऑब्वियस दैट दिस इंक्रीजेस विद स्कैटरिंग एंगल, और ये क्या होगी, ये बढ़ेगी किसके साथ साथ, स्कैटरिंग एंगल के साथ साथ। सीधी सी बात है, जब स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा तो क्या होगी, जो भी वेवलेंथ होगी वो ज्यादा इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है, जब एंगल ज्यादा होगा तो जो वेवलेंथ होगी रेज की वो भी तो क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, डी लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा। सॉरी, स्कैटरिंग एंगल के बढ़ने पे इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिफरेंट स्कैटर्स, और अगर अलग अलग स्कैटर्स का यूज करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, सिमिलर रिजल्ट ही मिलता है, इसके जैसा ही रिजल्ट मिलता है कि अगर क्या होगा, जो एंगल है, जो स्कैटरिंग एंगल है वो इंक्रीज होगा तो डी लैम्डा की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन ऑल केसेस, सभी केसों में लैम्डा डैश वाज फाउंड टू डिपेंड ऑन द स्कैटरिंग सब्सटेंस, यानी कि जो लैम्डा डैश है किस पे डिपेंड करेगा, स्कैटरिंग सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो हम सब्सटेंस लेते हैं जिससे क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम आती है और टकराती है, तो इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसी पे ही हमारा क्या डिपेंड करेगा
क्या, लैम्डा डैश की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कि कौन सा सब्सटेंस है उससे जो स्कैटर हुई है जो भी रे, तो वो कितने, मतलब उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी ज्यादा होगी और कितनी कम होगी, किस पे डिपेंड करेगा, ये सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पॉइंट है, इट इज फाउंड दैट, ये भी पाया गया है कि द शिफ्ट इन वेवलेंथ, यानी कि जो शिफ्ट होगी वेवलेंथ की, जिसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा लैम्डा, इंक्रीजेस विथ थीटा। ये किसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी, थीटा के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी। ये बात हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इन अकॉर्डेंस विद द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉम्पटन थ्योरी, और ये रिजल्ट हमें कहां से मिला था, कॉम्पटन थ्योरी से भी मिला था। दिस गिव्स द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन थ्योरी। तो ये जो 3 पॉइंट से क्या देते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देते हैं, किसके, कॉम्पटन थ्योरी के या फिर कॉम्पटन सिद्धांत के। ठीक है, एक बार यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सीधी स्ट्रेट लाइन ले ली। जब यहाँ से इस कर्व को आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 0 होगी। 0 होगी तो इसको हम बोलेंगे अनमॉडिफाइड लाइन। क्या बोलेंगे, अनमॉडिफाइड लाइन। उसके बाद में जैसे ही हम हल्का सा ऊपर चले, अगर हम एंगल कितना ले रहे हैं, एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, कितना हमने ले लिया इस बार, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री लेंगे तो ये जो हमारे पास में रेज है ये इस फॉर्म में ना चल के इस टाइप से कर्व शो करेंगी 45 डिग्री के एंगल पे। तो जब ये ऐसे करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा डी लैम्डा। यहाँ पे ये अनमॉडिफाइड लाइन थी क्योंकि थीटा 0 था तो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमने थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखा तो थोड़ी सी मॉडिफाइड होंगी, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड लाइन बोलेंगे। इससे ऊपर जितनी भी होंगी सब मॉडिफाइड लाइन चलेंगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम मान लिया एंगल और थोड़ा सा इंक्रीज करना है, हमने मान लिया थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारी जो ये वाली जो रेज होंगी इनके बीच में जो कर्व होगा वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज होगी एंगल इंक्रीज होने पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कर्व और थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन चला जाएगा। ठीक है, एंड देन ऊपर की साइड जाएगा पीक पॉइंट पे। उसके बाद में अगर मान लिया हमने एंगल इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री रखा, तो क्या होगा कि जो यहाँ से ये वाला जो एंगल है ना, एक सेकंड रुको जरा, इसमें हल्की सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे ये हल्का सा तो इससे ऊपर रहेगा, और जब हम एंगल ले लेंगे कितना, 135 डिग्री का, तो ये वाला जो कर्व होगा ना, जो ये डाउन होगा तो ये डाउन होके कहाँ पे आएगा, इस वाले पॉइंट के बिल्कुल पास तक आएगा, एंड देन ये फिर से पीक पॉइंट पे जाएगा, फिर बस हल्का सा इससे बहुत स्लाइटली सा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। इसकी जो वेवलेंथ होगी, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कर्व ड्रॉ होगा उसकी वेवलेंथ तो क्या होगी, सिमिलर होगी किसकी, इंसिडेंट रे की वेवलेंथ की। जबकि जो सेकंड वाली वेव उठेगी ऊपर को तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि बड़ी है। सीधा डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि ये वाली कैसी आ रही है, इससे बड़ी आ रही है, तो इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो जिसकी वेवलेंथ लार्जर होती है, बड़ी होती है, उसको तो हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा डैश से, और जो इंसिडेंट रे के सेम होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा इस टाइप से इंक्रीज हो रहा है और जो रिलेटिव इंटेंसिटी है वो इस टाइप से इंक्रीज हो रही है। ये इसका छोटा सा डायग्राम है। अगर इनकी वैल्यू की बात करें, सो द डिफरेंस बिटवीन टू पीक्स ऑन द वेवलेंथ एक्सिस गिव्स द कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि कोई भी दो एक्सिस है, ठीक है, तो उनमें वेवलेंथ के बीच में जो डिफरेंस पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। बार बार ये बात बता रही हूं मैं कि वेवलेंथ के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट, और ये फैक्ट क्या कहलाता है, कॉम्पटन इफेक्ट। सो इट इज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कि जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, तो डी लैम्डा यानी कि जो वेवलेंथ में डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 0.0243 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा, जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो डी लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.0243 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, थस कॉम्पटन इफेक्ट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, और उस तरीके से हमारा कॉम्पटन इफेक्ट क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ था। इसको आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स करते टाइम इसका यूज होगा। अब इस वाले लेक्चर में ये वाला टॉपिक तो आपका कंप्लीट हुआ, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, एंड उसके बाद में ये वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ओनली इसके न्यूमेरिकल्स बचेंगे। और बच्चा जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने, टेंशन मत लो, एक यूनिट आपकी और रह जाएगी, चारों यूनिट होती मैं आपको
फर्स्ट बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे चारों यूनिट से वो प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, सिलेबस आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट बुक आपकी मोस्टली कवर है, तो इसलिए अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। इस बार किसी की भी बैक नहीं आनी चाहिए फोर्थ सेमेस्टर में, सबको धूम मचानी है, सबको धमाल मचाना है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते थे हिंदी में पढ़ाओ, तो बच्चे देखो लिखवाने के साथ जो क्लास में आपको मैं नोट्स प्रिपेयर कराती हूँ यहाँ पे वीडियोस में, वो मैं आपको इंग्लिश में कराती हूँ, बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको हिंदी में लिखना होता है और आप नहीं लिख पाते। एक्सप्लेन तो मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में कर देती हूँ बट लिखवाती नहीं हूँ। तो अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए या फिर आप में से बहुत सारी महारस्ती ऐसी होती है जो बीएससी के साथ में और भी किसी अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है, तो अगर आपको हिंदी में या इंग्लिश में या दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको ऐप पे मिलते हैं। और कॉस्ट है कितनी, कॉस्ट है बच्चा 98 रुपीज फिजिक्स की, अगर आप कंप्लीट लेना चाहते हो तो ज्यादा नहीं है। आप देख के चलोगे आपकी एक बुक की कॉस्ट कितनी है बच्चा, अगर आप देखोगे मार्केट में आपकी 250 के आसपास है एक बुक की कॉस्ट, और सिर्फ आपको 98 रुपीज में फर्स्ट बुक भी और सेकंड बुक भी दोनों के नोट्स मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो कोई प्रेशराइज नहीं है, कुछ नहीं है, अदरवाइज आपकी उसके लिए है कि आपको बनाने नहीं, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा, नोट्स बनाने हैं तो बनाए, तो कैसे बनाए। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, प्लस टेस्ट भी इंक्लूड होंगे वीकली उसमें। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 9389897616 9389897616। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कॉल कोई नहीं करेगा। आपको हेलो लिखना है, उसके बाद में अपना नेम, प्लेस, किस सेमेस्टर के हो, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, 90-80 फिजिक्स के लिए है, 90-80 केमिस्ट्री के लिए। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चाहते हो तो उस कंडीशन में 158 रुपीज है। तो इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।